हाँ यस। तो आज के इस लेक्चर में अपन डिस्कस करेंगे कर्ल ऑफ ए वेक्टर फील्ड। कर्ल ऑफ ए वेक्टर फील्ड सदिश क्षेत्र का कर्ल। जैसा कि मैंने आपको इससे प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि 3 टॉपिक है, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल, जिसमें से अपन ने 2 कर लिए, डाइवर्जेंस कर लिया अपने और ग्रेडियंट कर लिया, और ये थर्ड है कर्ल। तीनों में से एक एग्जाम में कन्फर्म है। ये थोड़ा सा डाइवर्जेंस थोड़ा सा टफ टॉपिक है, मैं तो कर्ल की डेफिनेशन क्या है, परिभाषा क्या है, वही परिभाषा जो आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ी थी, लेकिन वहाँ पर डिफरेंस क्या था, वहाँ पर आपकी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम था और यहाँ पर कौन सा है, कर्व लीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम। डेफिनेशन में कोई चेंज नहीं है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं इसकी डेफिनेशन। सदिश क्षेत्र का कर्ल कर्ल ऑफ ए वेक्टर फील्ड, कर्ल ऑफ ए वेक्टर फील्ड। देखिए क्या थी किसकी डेफिनेशन, किसी भी क्लोज सरफेस, कोई भी एक क्लोज सरफेस जिसके पर यूनिट सरफेस एलिमेंट से एकांक अल्पांश पृष्ठीय क्षेत्रफल से के अंदर जो लाइन इंटीग्रल होगा, रेखा समाकल होगा, वो क्या होता है, उसका कर्ल होता है। मैं एक बार लिख देता हूं, नहीं समझ में आ रहा तो लिखने के बाद में इसको वापस एक बार देखेंगे। देखिए किसी बंद पृष्ठ के अनुदिश, किसी बंद पृष्ठ में बंद पथ के अनुदिश प्रति एकांक अल्पांश क्षेत्रफल dA टेंड्स टू 0, प्रति एकांक अल्पांश क्षेत्रफल dA टेंड्स टू 0 बंद पृष्ठ में बंद पथ के अनुदिश सदिश क्षेत्र कैपिटल A वेक्टर का रेखा समाकल कोमा सदिश क्षेत्र के कर्ल को व्यक्त करता है, सदिश क्षेत्र के कर्ल को व्यक्त करता है। देखिए मैं इसको इंग्लिश में लिख देता हूं। द लाइन इंटीग्रल ऑफ ए वेक्टर फील्ड along a closed path in a closed surface per unit area element dA tends to 0 called कर्ल ऑफ ए वेक्टर फील्ड। कर्ल ऑफ ए वेक्टर फील्ड। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखो, कर्ल ऑफ ए क्या रहा, लिमिट क्या ले ली अपन ने, dA टेंड्स टू 0, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर यूनिट एरिया के लिए dA से डिवाइड। इसमें क्या होगा, ये लाइन इंटीग्रल क्लोज सरफेस के लिए लाइन इंटीग्रल, ये इसका मैथमेटिकल स्टेटमेंट हो गया। तो क्या आ रही है डेफिनेशन, एकांक क्षेत्रफल में बंद पथ के अनुदिश, एकांक क्षेत्रफल में बंद पथ के अनुदिश सदिश क्षेत्र का रेखा समाकल, सदिश क्षेत्र का रेखा समाकल क्या कहलाता है, उसका कर्ल। क्या कहलाता है, उसका कर्ल। मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ कि जो कर्ल है वो सर्कुलेशन को शो करता है। किसको शो करता है, सर्कुलेशन को, परिसंचरण को। ठीक है, और यहाँ पर ये भी देखना, ये भी लिख लेना आप लोग, सदिश क्षेत्र का कर्ल, सदिश क्षेत्र का कर्ल एक सदिश राशि होती है, एक सदिश राशि होती है जिसकी दिशा पृष्ठ के लंबवत होती है,
पृष्ठ के लंबवत होती है। द कर्ल ऑफ ए वेक्टर फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी। द कर्ल ऑफ ए वेक्टर फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी विच डायरेक्शन इज प्रपोर्शनल टू इज परपेंडिकुलर टू सरफेस। परपेंडिकुलर टू सरफेस, ये लिख लेना, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या हुई, एक इस प्रकार से कोई सरफेस है, इस सरफेस में जो लाइन इंटीग्रल होगा वो क्या होता है, उसका कर्ल होता है, और उस कर्ल की डायरेक्शन क्या होती है उस सरफेस के परपेंडिकुलर, सरफेस के परपेंडिकुलर। तो अब इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन अपन देखेंगे, और ये किसको शो करता है, सर्कुलेशन को। यदि किसी वेक्टर क्वांटिटी में सर्कुलेशन नहीं है, यदि किसी वेक्टर क्वांटिटी में क्या नहीं है, सर्कुलेशन नहीं है, तो उसका कर्ल जीरो होता है। उसका कर्ल क्या होता है, जीरो। सर्कुलेशन होगा तभी कर्ल एग्जिस्ट करेगा, सर्कुलेशन होगा तभी कर्ल एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज कर्ल की वैल्यू जीरो, ठीक है। तो यहां पर देखिए, अभी अपन ने कर्ल ऑफ ए क्या था, लिमिट डी ए टेंड्स टू जीरो, डी ए टेंड्स टू जीरो, 1/dA, और ये a डॉट dl, ये इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, इसको मैं दे रहा हूं इक्वेशन 1। अब देखिए, इसको कर्व लीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है उसके फॉर्म में इसको डिटरमाइन करेंगे। तो सबसे पहले इसका एक डायग्राम बनाएंगे, और डायग्राम में वही क्या मानेंगे, कोई क्लोज सरफेस मानेंगे। क्लोज सरफेस मानने से पहले एक क्लोज पाथ मानेंगे एक डायरेक्शन में, और उसी डायरेक्शन को अपनी U2 और U3 के लिए अप्लाई कर देंगे। तो देखिए भाई, ये U1 कर्व, U1 वक्र, ये U2 कर्व, ये U3 कर्व, ठीक है। और ये यहां पर क्या हो गया, केवल एक सरफेस बना रहा हूं मैं, केवल पूरा क्लोज ऑब्जेक्ट नहीं बना रहा, केवल एक सरफेस बना रहा हूं, केवल एक साइड की सरफेस, OABC, ठीक है। तो अब देखिए, U1 के अलोंग ये डिस्टेंस H1 DU1, U2 के अलोंग ये डिस्टेंस H2 DU2, ठीक है, H2 DU2, ऐसे ये भी H2 DU2 और ये भी H1 DU1। वही मान लेंगे, लेट यहाँ पर जो O पॉइंट है वहां पर वेक्टर फील्ड क्या है, O कैपिटल A वेक्टर माना, लेट माना O बिंदु पर सदिश क्षेत्र कैपिटल A वेक्टर है। माना O बिंदु पर सदिश क्षेत्र क्या है, कैपिटल A वेक्टर, जिसके U1, U2, U3 वक्रों के अनुदिश घटक क्रमशः A1, A2, A3 है। लेट एट O पॉइंट वेक्टर फील्ड इज कैपिटल A वेक्टर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर फील्ड along U1, U2, U3 curves are A1, A2, A3 रेस्पेक्टिवली, ठीक है, ये हो गए, ठीक है। तो अब देखिए भाई, क्लोज सरफेस की अपन यहाँ पर डायरेक्शन कंसीडर कर रहे हैं। मान लीजिए हम सबसे पहले O से A तक, तो ये डायरेक्शन हो गई, फिर A से B तक, तो ये डायरेक्शन हो गई, फिर C से O तक, तो ये डायरेक्शन हो गई। ये इस प्रकार की डायरेक्शन है, और यहाँ पर वेक्टर फील्ड वेरिएबल है, इस कारण ये जीरो नहीं होगा। यहाँ पर ध्यान दीजिए, यदि वेक्टर फील्ड कांस्टेंट होता ना, वेक्टर फील्ड क्या होता, कांस्टेंट, तो कांस्टेंट वेक्टर फील्ड में यहाँ पर कर्ल की वैल्यू जीरो होती है। कांस्टेंट वेक्टर फील्ड में कर्ल की वैल्यू क्या होती है, जीरो। लेकिन यहाँ पर वेक्टर फील्ड कंटिन्यू क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है, तो यहाँ पर टोटल क्लोज पाथ में जीरो नहीं होगा भाई, ठीक है। ये मैंने लिख दिया। अब देखिए,
इस साइड वेक्टर फील्ड क्या है A1, मैं लिख रहा हूं यहां पर इस साइड A1। अब अपन B से C तक जा रहे हैं तो इस साइड क्या हो जाएगा माइनस का A1 होगा। U2 के अलोंग A2 है, इस साइड क्या हो जाएगा वापस माइनस किस तरफ आ रहा था, यानी यदि O से दूर जा रहा है ना तो प्लस और पास आ रहा है तो माइनस, O से दूर जा रहा तो प्लस और पास आ रहा तो माइनस। ठीक है, तो सबसे पहले अपन देख रहे हैं कि O से A तक लिख रहा हूं मैं U1, मैं जैसे लिखूं वैसे के वैसे सेम टू सेम आपको लिखना है। U1 वक्र के अनुदेश, U1 वक्र के अनुदेश सदिश क्षेत्र का घटक सदिश क्षेत्र का घटक इज इक्वल A1। कंपोनेंट ऑफ वेक्टर फील्ड लिख लेना, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर फील्ड अलोंग U1 कर्व इज इक्वल A1। ठीक है, अतः O से A तक सदिश क्षेत्र का रेखा समाकल, O से A तक सदिश क्षेत्र का रेखा समाकल, सो लाइन इंटीग्रल फ्रॉम O टू A पॉइंट इज इक्वल, सदिश क्षेत्र का रेखा समाकल क्या होता है A डॉट dl, तो यहां पर A1 dl क्या था उस एलिमेंट की लेंथ, उस अल्पांश की लंबाई, और अल्पांश की लंबाई यहां पर क्या है h1 du1, तो A1 h1 du1। ठीक है, A1 h1 du1, इसका कुछ नाम दे सकते क्या अपन, नाम सोचो इसका क्या दे सकते हैं अपन, या छोड़ो A1 h1 d1, ठीक है ऐसे छोड़ दो इसको। अब देखिए तो O से A तक हो गया, अब अपन क्या करेंगे B से C तक, लेकिन B से C तक डायरेक्ट अपन माइनस A1 h1 d1 नहीं कर सकते, क्योंकि यहां पर A1 है तो यहां से यहां तक आने में इसमें चेंज भी तो होगा। यहां पर A1 ये आ रहा तो यहां से यहां तक आने में इसमें क्या होगा चेंज, तो क्या लिखेंगे OA से BC की ओर चलने पर, BC तक आने के लिए पहले आपको OA से इस साइड आना पड़ेगा, OA से BC की ओर चलने पर रेखा समाकल में परिवर्तन की दर, रेखा समाकल में परिवर्तन की दर, द रेट ऑफ चेंज इन लाइन इंटीग्रल ongoing OA to BC डायरेक्शन, OA to BC डायरेक्शन कितना आ रहा भाई ये, देखो किस में चेंज होगा A1 H1 del U1 में। आप इस साइड जा रहे हो, किस साइड जा रहे हो, इस साइड ऊपर की ओर की डायरेक्शन कौन सी है H2 du2, ऊपर की ओर की डायरेक्शन कौन सी है du2, पार्शियल डिफरेंशियल, जहां पर रेट ऑफ चेंज हो वहां पर पार्शियल डिफरेंशियल, तो पार्शियल डिफरेंशियल के लिए 1/H1 del U2 किस में चेंज होगा इसमें, क्योंकि ये क्वांटिटी को आपको ऊपर की ओर लेके जाना है, तो क्या हो जाएगा ये A1, ये यहां पर लिख रखा मैंने A1 H1 du1, और रेट ऑफ चेंज के लिए यहां पर डेल। ठीक है, अब देखिए भाई यहां पर ये बात जरूर ध्यान रख लेना, आप B से C की ओर आओगे तो ये कंपोनेंट आपको माइनस में लेना है, किस में लेना है माइनस में, तो ये आ गया, अतः आगे लिख देता हूं मैं, अतः B से C की ओर, B से C तक सदिश क्षेत्र का रेखा समाकल, सो
ये लिख लेना आप लोग। सो लाइन इंटीग्रल ऑफ वेक्टर फील्ड फ्रॉम बी टू सी पॉइंट, लाइन इंटीग्रल ऑफ वेक्टर फील्ड फ्रॉम बी टू सी पॉइंट इज इक्वल, या इसका मैं नाम दे दूं क्या, ओ से ए। भाई फर्स्ट जो आ रहा ना, ये लाइन इंटीग्रल आ रहा कहां से कहां तक, ए से बी तक, और ये ए से बी तक लाइन इंटीग्रल को लिखते हैं अपन ए डॉट डी एल, ए से बी तक ए डॉट डी एल। और अब अपन कहां से कहां तक करेंगे, बी से सी तक। तो यहाँ पर लाइन इंटीग्रल बी से सी तक ए डॉट डी एल। बताओ भाई कैसे आएगा, बी से सी तक, जो मैंने फॉर्मूला इससे प्रीवियस लेक्चर में बताया था, प्रिंसिपल कंपोनेंट, मूल घटक। मूल घटक क्या आएगा, देखो इस साइड प्लस में है ना, तो इस साइड क्या आएगा, माइनस में। तो माइनस a1, मूल घटक क्या था, देखो मूल घटक यहां पर जो था वो यहां पर क्या था, a1 h1 du1, a1 h1 du1 मूल घटक, प्लस परिवर्तन की दर, रेट ऑफ चेंज आपने क्या कर लिया, ये कर लिया रेट ऑफ चेंज। तो 1/h2 डेल ओवर डेल u2 a1 h1 du1 ये कर लिया। लेकिन यहां पर a1 क्या होगा, वापस माइनस में, क्योंकि वापस BC माइनस u1 कर्व की ओर है। तो क्या आएगा यहां पर, माइनस, क्या आएगा, माइनस इनटू टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस कितनी है यहां पर ये डिस्टेंस कितनी थी, ये डिस्टेंस h1 du1। तो यहां पर क्या हो जाएगा, h1 du1 इनटू टोटल डिस्टेंस, सॉरी टोटल डिस्टेंस। आप यहां से लेकर यहां तक आ रहे हो, यहां से लेकर यहां तक, तो ये डिस्टेंस किस में चल रही है, h2 du2 में, h2 du2 इनटू टोटल डिस्टेंस। ये फॉर्मूला आएगा भाई, ठीक है। तो मैं इसको एक प्रकार अच्छी प्रकार से लिख लेता हूं, साइड में लिख रहा हूं मैं इसको। देखिए जो a से b तक था लाइन इंटीग्रल, वो कितना था, a1 h1 du1, a1 h1 du1। फिर आपके पास में b से c तक हो गया लाइन इंटीग्रल, कहां से कहां तक, b से c तक। लाइन इंटीग्रल को a डॉट डी एल से लिखते हैं, तो b से c तक क्या आ रहा है, माइनस a1 h1 du1 माइनस 1/h2 डेल ओवर डेल u2। यहां से ये जो d1 du1 है, इसको आप बाहर ले सकते हो। तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, a1 h1 और यहां पर है h2 du1 du2। ये इक्वेशन सेकंड और ये इक्वेशन थर्ड, ये तीन इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब आगे देखिए, केवल दो वाल्व इसकी ओर बच रही है। अब कर रहे हैं अपन C से O तक, C से O तक सदिश क्षेत्र का रेखा समाकल, सदिश क्षेत्र का रेखा समाकल, लाइन इंटीग्रल ऑफ वेक्टर फील्ड, लाइन इंटीग्रल ऑफ वेक्टर फील्ड फ्रॉम C टू O पॉइंट कितना आ जाएगा, देखो u1 की दिशा में क्या था, a2, लेकिन ये डायरेक्शन वापस अंदर की ओर है, तो क्या हो जाएगा, माइनस a2। टोटल डिस्टेंस कितनी है, h2 du2, तो ये हो जाएगा h2 du2। ये इक्वेशन 4, ठीक है। अब आगे देखिए, O से A तक कर लिया, B से C तक कर लिया, C से O तक। अब आपके पास में केवल AB और बच रहा है, AB डैश में ऊपर की ओर है। तो A से B तक सदिश क्षेत्र का रेखा समाकल, लाइन इंटीग्रल ऑफ वेक्टर फील्ड फ्रॉम A टू B पॉइंट क्या आ जाएगा, देखो यहां पर ये प्रिंसिपल कंपोनेंट था, मूल घटक था, लेकिन आपको यहां पर चाहिए, ये क्या था, मूल घटक, लेकिन आपको यहां पर चाहिए। तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मूल घटक देखो मैंने क्या बताया था, यदि बिंदु से दूर जा रहा है तो प्लस, अंदर आ रहा है तो माइनस, ये माइनस अंदर आ रहा है और ये ऊपर जा रहा है, तो इसका मतलब प्लस आएगा। ये मूल घटक क्या हो जाएगा, प्लस a2 h2 du2।
फर्स्ट। सेकंड, रेट ऑफ चेंज, परिवर्तन की दर। देखो आपको यहां से यहां तक आना पड़ेगा ना, पहले आपने ये किया, अब आपको ये करना है, तो ये करने के लिए पहले आपको यहां से चलकर यहां पर आना पड़ेगा, और ये वाली डायरेक्शन कौन सी है, du1 की। तो रेट ऑफ चेंज क्या हो जाएगा, 1/h1 डेल u1। किस में चेंज करोगे आप, A2H2 du2 में, A2H2 du2 में, और यहां से लेकर यहां तक टोटल डिस्टेंस कितनी है, H1 du1। तो ये हो जाएगा H1 du1। तो अब इसको देखिए, A2H2 du2 इज इक्वल, सॉरी प्लस 1/H1। देखिए पहले वाले फॉर्मूले में इस H2 को, ये जो H2 है ना, ये H2 ऊपर नीचे क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। H2 ऊपर नीचे क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो कैंसिल आउट, यहाँ पर H1 ऊपर नीचे क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो क्या बच रहा है, H1 कैंसिल आउट हो गया, डेल ओवर डेल u1 A2H2। यहाँ से ये जो du2 है इसको बाहर ले लीजिए, तो क्या बन जाएगा, ये du1 और du1 और du2, ठीक है। और ये इक्वेशन कौन सी आ गई, 5। लिखिए भाई इस इक्वेशन को यहाँ तक लिखिए एक बार। सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ठीक है। अब आगे देखिए, तो देखो आपने क्या किया, ओ से ए तक का निकाल लिया, ए से बी तक का निकाल लिया, बी से सी तक का, सी से ओ तक का। ये एक लाइन थी, ये एक लाइन थी, एक लाइन थी, एक लाइन थी, सभी लाइनें मिलकर क्या बन गई, एक क्लोज सरफेस बन गई, ये क्लोज पाथ बन गई। तो अब अपन यहाँ पर क्लोज पाथ के लिए करेंगे, तो क्या लिखेंगे, अतः संपूर्ण बंद पथ, संपूर्ण बंद पथ कौन सा है, OABCO, संपूर्ण बंद पथ OABCO के लिए सदिश क्षेत्र का रेखा समाकल, सदिश क्षेत्र का रेखा समाकल। सो लाइन इंटीग्रल ऑफ वेक्टर फील्ड, लाइन इंटीग्रल ऑफ वेक्टर फील्ड फॉर टोटल क्लोज्ड पाथ OABC। क्या हो जाएगा भाई, देखिए क्लोज पाथ के लिए लिखेंगे A.dl, ये होता ना, ये क्लोज पाथ का साइन। क्लोज पाथ के लिए देखो पहले आप क्या किए, O से A तक आए, तो O से A तक का, ओके, फिर A से B तक का, फिर B से C तक, और फिर C से वापस O तक, C से वापस O तक, ये हो गया। तो अब आपको क्या करना है, 2, 3, 4, 5 का यूज करना है। तो लिख देता हूं मैं, समीकरण 2, 3, 4 व 5 का उपयोग करने पर, ऑन यूजिंग इक्वेशन सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड 5, उपयोग करने पर सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड 5 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा A.dl इज इक्वल, सबसे पहले O से A वाला कहाँ पर था, O से A, सॉरी ये यहाँ पर O से A था, फर्स्ट है O से A, फर्स्ट कौन सा है, O से A।
और ये ओ से ए का क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा A1H1 DU1, A1H1 DU1। फिर कौन सा था, ए से बी वाला कौन सा है, ए से बी, ये था ए से बी का इक्वेशन 5। ये हो जाएगा प्लस A2H2 DU2 प्लस डेल ओवर डेल U1 A2H2 DU1 और DU2। ठीक है, फिर आएगा आपके पास में बी से सी का यहाँ पर है माइनस A1H1 DU1 माइनस डेल ओवर डेल U2 डेल ओवर डेल U2। मैंने कुछ मिस्टेक कर दी क्या? सबसे पहले ओ से ए तक, बिल्कुल ओ से ए तक बिल्कुल परफेक्ट लिखा है, फिर ए से बी तक, फिर ए से बी तक भी सही लिखा है, सही ही लिखा है ए से बी तक। फिर बी से सी तक का मैं लिख रहा हूँ डेल ओवर डेल U2 A1H1 DU1 DU2। ठीक है, फिर लास्ट में बचा हुआ है कहाँ से कहाँ तक, सी से ओ तक। सी से ओ तक आपके पास फोर्थ इक्वेशन थी, वो थी माइनस A2H2 DU2, A2H2 DU2। अब देखिए ये इक्वेशन, ये टर्म्स, ये क्या हो गई, कैंसिल आउट। अब क्या बन जाएगी, अब आपके पास में आएगा A डॉट DL, पहले प्लस वाले को लिख दीजिए, डेल ओवर डेल U1 A2H2 DU1 DU2 माइनस डेल ओवर डेल U2 और ये हो जाएगा A1H1 और ये DU1 और DU2। ठीक है, अब देखिए आगे कुछ कॉमन आ रहा है यहाँ पर, DU1 DU2 दोनों में क्या आ गया, कॉमन। तो यहाँ पर A डॉट DL इज इक्वल डेल ओवर डेल U1 A2H2 माइनस डेल ओवर डेल U2 A1H1 और ये DU1 DU2 दोनों से जगह से कॉमन। ओके, नाउ वी आर मल्टीप्लाई H1 H2, A डॉट DL इज इक्वल, देखो H1 H2 से नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, डेल ओवर डेल U1 A2H2 माइनस डेल ओवर डेल U2 A1H1 और ये देखो यहाँ पर DU1 DU2 से मल्टीप्लाई है, H1 H2 से डाउन में मल्टीप्लाई तो ऊपर में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, H1 H2 से ऊपर भी हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, नाउ A डॉट DL, देखिए यहाँ पर ये जो आपके पास में, सिंस सरफेस एलिमेंट ऑफ OABCO सरफेस, क्या हो जाएगा, OABC पृष्ठ का पृष्ठीय अल्पांश, OABC पृष्ठ का पृष्ठीय अल्पांश क्या हो जाएगा, लंबाई चौड़ाई H1 DU1 इंटू H2 DU2, H1 DU1 इंटू H2 DU2, देन H1 H2 DU1 DU2 एंड इट इज रिप्रेजेंट बाई, एंड इसको लिख देते हैं अपन DS, या सॉरी DA, क्या लिख दिया मैंने इसको, DA वेक्टर। ठीक है, तो ये इसका एरिया हो गया, देन दिस क्वांटिटी रिप्रेजेंट DA, देन दिस इज इक्वेशन 6, आई थिंक इक्वेशन 6। सो फ्रॉम इक्वेशन 6 A डॉट DL इज इक्वल 1 ओवर H1 H2 डेल ओवर डेल U1 A2H2 माइनस डेल ओवर डेल U2 A1H1 एंड DA।
नाउ वी यूज क्रॉस मल्टीप्लाई, देन डी ए को यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा ए डॉट डी एल इज इक्वल 1/H1 H2 डेल ओवर डेल U1 A2 H2 माइनस डेल ओवर डेल U2 A1 H1. What is this? This quantity represent कर्ल ऑफ वेक्टर क्वांटिटी, कर्ल ऑफ वेक्टर क्वांटिटी सेम टू सेम रिप्रेजेंट कर रही है। लेकिन मैंने आपको एक डेफिनेशन बताई थी, कुछ बताया था आपको कि कर्ल क्या होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी जिसकी डायरेक्शन क्या होती है, पृष्ठ के लंबवत। पृष्ठ कौन सा है, U1 U2, इसका लंबवत कौन सी साइड होगा, U3 की डायरेक्शन। U1 U2 की परपेंडिकुलर डायरेक्शन कौन सी होगी, U3 की डायरेक्शन। अतः कर्ल का U3 घटक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में U3 कंपोनेंट आएगा, यहां पर लिख रहा हूं मैं। सो U3 कंपोनेंट ऑफ कर्ल, ये लिख दिया मैंने, कर्ल ऑफ ए वेक्टर जिसका U3 कंपोनेंट कौन सा आ रहा है, 1/H1 H2 डेल ओवर डेल U1 A2 H2 माइनस डेल ओवर डेल U2 A1 H1, ये इक्वेशन 7। तो हमारे पास में U3 कंपोनेंट आ गया। ऐसे U1 और U2 कंपोनेंट को अपन डायरेक्ट लिख देंगे। तो देखिए इसी प्रकार कर्ल का, इसी प्रकार कर्ल का U1 व U2 घटक, सिमिलरली U1 एंड U2 कंपोनेंट ऑफ कर्ल, U1 कंपोनेंट। देखो साइक्लिक फॉर्म में चलना आपको। साइक्लिक फॉर्म में कैसे, 1 से 2 में, 2 से 3 में, 3 से वापस 1 में, ठीक है ना। देखो 3 के बाद में 1, 1 के बाद में 2, 3 से 1, 1 से 2, तो यहाँ पर 1 आ रहा है तो क्या आएगा, H2 H3, ठीक है। देखो 3, तो ऐसे यहाँ पर करना है, 3 के बाद में 1, 3 से 1, 1 से 2, तो यहाँ पर 1 से 2 और 2 से 3। अब कुछ नहीं, यहाँ पर देखो 2 है ना, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर A2 H2, यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर A1 H1, यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर A3 H3, थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ मैं, यहाँ पर A3 H3 माइनस डेल ओवर डेल, यहाँ पर क्या था U3, तो यहाँ पर 2 है तो A2 H2, ठीक है। ऐसे ही U2 कंपोनेंट, 2 के बाद में 3, 3 के बाद में 1, 2 के बाद में 3, 3 के बाद में 1, तो यहाँ पर 1 तो यहाँ पर A1 H1 और यहाँ पर A3 H3, ये इक्वेशन 8, ये इक्वेशन 9, ठीक है। अब आप लोग जानते हो कि कर्ल क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी, ये सॉरी ये मैंने इसको रफ कर दिया, याद रह जाएगा मुझे। अतः सदिश क्षेत्र का कर्ल, सदिश क्षेत्र का कर्ल, सो कर्ल ऑफ वेक्टर फील्ड क्या आएगा, वेक्टर क्वांटिटी है। जैसे आप लोग लिखते हो ना इस प्रकार से, आर वेक्टर इज इक्वल आई केप एक्स प्लस जे केप वाई प्लस के केप जेड, तो यहाँ पर आई केप की जगह क्या यूज में ले रहे हैं, E1, और इसका फर्स्ट कंपोनेंट क्या है, कर्ल ऑफ ए जिसका U1 कंपोनेंट, प्लस E2 केप कर्ल ऑफ ए जिसका U2 कंपोनेंट, प्लस E3 केप कर्ल ऑफ ए जिसका U3 कंपोनेंट, जिसका U3 कंपोनेंट। अब अपन क्या करेंगे, जो आपके पास में इक्वेशन 7, 8, 9 आ गई उसका यूज करेंगे। ऑन यूजिंग इक्वेशन 7, 8 एंड 9, तो देखो क्या हो जाएगा, मैं यहां पर लिखता हूं इसको। कर्ल ऑफ ए
E1 कैप फर्स्ट कंपोनेंट यहाँ से ये रहा, डिवाइड H2S3 डेल ओवर डेल U2 A3S3 माइनस डेल ओवर डेल U3 A1H1 प्लस E2 कैप U2 कंपोनेंट यहाँ से डिवाइड H1S3 डेल ओवर डेल U3 यहाँ पर A1H1 माइनस डेल ओवर डेल U1 A3S3 प्लस E3 कैप डिवाइड H1S2 डेल ओवर डेल U1 ये A2H2 माइनस डेल ओवर डेल U2 ये A1H1। ये यहां तक कंप्लीट है भाई। अब आप इसको आप डायरेक्ट लिख सकते हो, कर्ल ऑफ A इज इक्वल 1 ओवर H1 H2 H3 E1 कैप E2 कैप E3 कैप E1 कैप E2 कैप E3 कैप डेल ओवर डेल U1 डेल ओवर डेल U2 डेल ओवर डेल U3 यहाँ पर H1 H2 H3 भी आएगा भाई। यहाँ पर A1 H1 A2 H2 और ये A3 H3। ये फॉर्मूला आपको रिमेंबर रखना है भाई। इस फॉर्मूले को सोल्व कर लीजिए, ऊपर वाला आ रहा है, इसी फॉर्मूले से ये बना है। मैं एक सोल्व करके बता रहा हूँ। जैसे ये वाला है, बाहर क्या है 1 ओवर H1 H2 H3। पहले इसको सोल्व करोगे तो क्या करोगे आप, E1 के H1 को यहाँ पर लिख लिया, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा डेल ओवर डेल U2 A3S3 माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई डेल ओवर डेल U3 A2S2। यहाँ पर ये H1 से H1 कैंसिल, तो क्या बन रहा है E1 कैप डिवाइड H2S3 डेल ओवर डेल U2 A3S3 माइनस डेल ओवर डेल U3 A2S2। ये फर्स्ट टर्म तो आ रही नहीं, ये वाली फर्स्ट टर्म, ऐसे सेकेंड और थर्ड टर्म भी आ जाएगी। तो इस प्रकार ये टॉपिक आपका कंप्लीट है। ऐसे इसको भी आप E1 की जगह I कैप रख लीजिए, E2 की जगह J कैप, E3 की जगह K कैप, H1 H2 H3 की वैल्यू 1 रख लीजिए, तो आपके पास जो फर्स्ट में जो फॉर्मूला था उसमें ये फॉर्मूला कन्वर्ट हो जाएगा। इस प्रकार तीनों आपके टॉपिक कर्ल हो गया, डाइवर्जेंस और ग्रेडियंट कंप्लीट होते हैं। कल इन दोनों का एक अल्टरनेट मेथड वैकल्पिक विधि है, उसके बारे में ये डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए काफ़ी है। ओके, थैंक यू।